बच्चों लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं विद्युत, है ना। लेक्चर नंबर पहला और दूसरा में हमने क्या पढ़ा? तो पहले में हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा और विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, है ना। विद्युत धारा क्या होता था? आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते थे। इसी के ऊपर हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था जिसे हम लोग क्या दर्शाए थे, ये विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेशों की प्रवाह की दर यानी Q/T, है ना। धातु में विद्युत प्रवाह कैसे होते, तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, और विलयन में विद्युत प्रवाह कैसे होती, कोई पूछे तो आयन के माध्यम से, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत धारा की सतत प्रवाह को ही क्या बोलते थे, बिना रुके, है ना, बिना कटे बिना रुके, ठीक है, उसे हम लोग विद्युत परिपथ बोलते थे। उसके बाद लेक्चर नंबर दूसरा था हमारा विभव और विभवांतर, जिसमें हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से विभव और विभवांतर को समझे। यहाँ पे विभव को हम बताए थे कि किसी आवेश की वो मतलब क्षमता को इनडायरेक्टली बताता है, लेकिन इसका परिभाषा क्या कहता है, किसी अनंत पर स्थित कोई आवेश है और उसको एक बिंदु तक लाना है, तो उस समय उसको कितना कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य को ही क्या बोला जाता था, विभव बोला जाता था, है ना। विभवांतर क्या था कि कोई परिपथ में, देखो यहाँ पे कहीं भी बात करी गई थी, अगर हम कोई परिपथ की बात करें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई चार्ज को ले जाने में कितना ऊर्जा मतलब खपत किया गया, है ना, उसे हम लोग विभवांतर कहते थे। इस बिंदु के बीच का विभवांतर कहते थे। उसके बाद हमने इसी के ऊपर सवाल भी कुछ किए हम लोग, है ना। हम लोग ने देखा कि विद्युत अगर प्रवाह हो रही है तो क्यों हो रही है ना। देखो हमने पानी को बहते हुए देखा, हवा को बहते हुए देखा, तो क्यों बहता, सबके पीछे कारण होता है। ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़ा होगा, दाब में अंतर की वजह से हवा बहती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उसी प्रकार से जल जो होता है वो भी बहता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उसी तरह विद्युत धारा जादू तो नहीं है कि अपने आप बहने लगेगा, है ना। तो कौन बहाव आता है इसको, तो विभव में अंतर, विभवांतर, ठीक है। और विभवांतर को बनाए रखने में कौन सहायता करता है, तो हमारा बैटरी सहायता करता है। जिस प्रकार एक जल धारा को बनाए रखने के लिए कौन सहायता करता है, तो मोटर सहायता करता है। उसी प्रकार से ये विद्युत धारा को मेंटेन करने के लिए, बना के रखने के लिए हमारा बैटरी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे विभव को ही वोल्टेज अंग्रेजी में बोला जाता है। करंट यानी कि विद्युत धारा को नापने के किस में नापा जाता है, उसका मात्रक होता है एम्पियर। किसके नाम पर रखा गया था, तो आंद्रे मेरी एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सम्मान में ये नाम रखा गया था एम्पियर। इनके लिए, इसके लिए, है ना, विद्युत धारा के लिए। वोल्टेज का एक फॉर्मूला आया था विभव के लिए, क्या था, कोई कार्य कितना करना पड़ रहा है, कितना आवेश को लाने के लिए, है ना, यही था। और इसका जो मात्रक हम लिखें एम्पियर था, आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया था। और इसका जो मात्रक है ये होता है वोल्ट। और वोल्ट किसके नाम पर रखा गया, अलेसांद्रो वोल्टा थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया, है ना। तो ये सब बातें हम लोग बहुत विस्तार में हम लोग पहला और दूसरा लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ओम के नियम पढ़ेंगे। ओम का नियम क्या कहता है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओम एक वैज्ञानिक का नाम था, जिनका पूरा नाम था उनका जॉर्ज साइमन ओम, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत पहले की बात है, 1827 में ही एक्सपेरिमेंट कर लिए थे वो। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से उन्होंने पता लगाया क्या, दो क्वांटिटी इसी के संबंध में, विद्युत धारा और वोल्टेज। अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे यानी विभव को बढ़ाएंगे, विभवांतर को बढ़ाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा भी बढ़ेगा। इसके ऊपर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, है ना। तो चलो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो, तो 5 ठो बैटरी लेना है और इसको एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ठीक है।
कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी से परिपथ बनाना है जिसमें ए मीटर हो, बल्ब हो, है ना, बल्ब। उसके बाद एक कुंजी लगा दो और इसको यहाँ ले जाओ। अब हम लोग इस तरह के परिपथ से क्या करेंगे, पहले हम एक बैटरी से जोड़कर देखेंगे। अभी इतना भूल जाओ कि इतना कोई बैटरी लगा हुआ है ना। मान के चलो ये 6 वोल्ट का बैटरी है, सभी 6 वोल्ट का, यानी कि 6 वोल्ट का विभवांतर ये उत्पन्न कर सकता है एक बैटरी। और ये देखो प्रतिरोध क्या होता है, हम लोग आगे के लेक्चर में और विस्तार से समझेंगे। लेकिन अभी समझ लो कि कोई भी यंत्र जो होता है वो रुकावट पैदा करता है ना, तभी ना चल पाता है, ऊर्जा खपत कर रहा है, यानी कि ये इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। हम मान लिए इसका प्रतिरोध है 3 ओम। तो अगर एक बैटरी से जोड़ा जाए तो एमीटर में जो रीडिंग आएगा, है ना, हम लोग पहले 6 वोल्ट की यहाँ लिख लेते हैं, वोल्टेज कितना दे रहे हैं हम लोग, और हम लोग अगर करंट यहाँ पे लिखते हैं वोल्टेज यानी कि विभव, है ना, और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग विद्युत धारा देखते हैं, है ना। विद्युत धारा कैसे नापा जाता है, कंफ्यूज मत होना। विद्युत धारा नापा जाता है एमीटर से और विभवांतर नापा जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 6 वोल्ट आया, 6 वोल्ट का बैटरी लगाएं तो 6 वोल्ट लिखेंगे। तो हम लोग एमीटर में यहाँ देखेंगे तो 2 आ रहा है, यानी कि 2 एम्पियर का करंट इसमें पूरा परिपथ में बह रहा है इस टाइम पे, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ से इस चीज़ को हटा करके यहाँ पे लगा देंगे तार को। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे 2 बैटरी जुड़ा हुआ है, यानी कि 6 और 6 12 वोल्ट की विभवांतर यहाँ पे मिल रही है ना। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एमीटर में जो होगा क्या रीडिंग जो होगा वो हो जाएगा 4 एम्पियर, है ना। अगर हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई करें तो यहाँ पे 4 एम्पियर की रीडिंग मिलने लग जाएगी विद्युत धारा। उसी तरह अगर हम लोग 3 बैटरी एक साथ लगा दे परिपथ में तो क्या होगा, 18 वोल्ट की क्या मिलेगी विभवांतर, और यहाँ पे रीडिंग आएगी तुम्हारा 6 एम्पियर की। उसके बाद और बढ़ाते जाए इसी तरह से इसको मिटा करके, तो हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे 24 वोल्ट, यानी कि 6 चौक 24 होता है ना, तो 24 वोल्ट की विभवांतर यहाँ मिलेगी और इसका करंट पहुँच जाएगा तुम्हारा 8 एम्पियर तक। समझ में आ रहा है, 8 एम्पियर। उसके बाद आखिरी है, यहाँ पे हम लोग सारा बैटरी को एक साथ जोड़ दिए, 5 बैटरी लिए थे, यानी कि 30 वोल्ट की हम लोग को क्या मिलेगी, विभवांतर मिलेगी। और करंट कितना बह रहा होगा उस परिपथ में उस टाइम पे, हर अलग अलग समय पर अलग अलग हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले 1 से किए, पहले फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरह करके 5 से अब कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ 10 एम्पियर से करंट बह रहा होगा इस परिपथ में। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें, इस आंकड़ा पर हम लोग गौर करें तो देखेंगे कि जिस तरह से विभव पहले 6 था, फिर 12 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर 30 हुआ। जिस तरह से विभवांतर बढ़ते जा रहा है, विद्युत धारा भी उसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है ना। 2 4 6 8 10 इस तरह करके बढ़ते जा रहा है। सेम बात ओम ने बताया हम लोग को, यदि हम लोग किसी परिपथ में विभवांतर को बढ़ाएं तो उस परिपथ में विद्युत धारा भी बढ़ेगी, यानी कि विभवांतर जो होती है वो विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना, विभवांतर जो होता है यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ाते जाएं तो ये समानुपाती का साइन है। इसका मतलब होता है कि ये अगर बढ़ेगा तो इसके साथ साथ इसके यहाँ पे ये वाला भी बढ़ेगा, है ना, ठीक है।
और इसी के आधार पर एक ग्राफ भी बनाया गया जो बताता है कि ओम का नियम को ग्राफ में कैसे प्रदर्शित किया जाता है ना। चलो देखते हैं उस ग्राफ को कैसे। एक ग्राफ बनाने के लिए इधर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस की तरफ हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं यानी कि विभवांतर, और इधर ले लेते हैं विद्युत धारा यानी कि आई, यहाँ पे भी ले लेते हैं। पहले हम लोग ने दिया 6 वोल्ट, फिर 12, फिर 18, फिर 24 और आखिर में 30। तो हम लोग को पहले विद्युत धारा क्या मिला था, 2 एम्पियर, 4, 6, 8 और आखिर में 10 मिला था, है ना। तो अगर हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग को मिलेगा जो कि यह प्रदर्शित करेगा कि विभवांतर और विद्युत धारा जो होगी वो क्या होगी, समानुपाती होती है ना। जैसे यहाँ पे सभी पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ें तो एक हम लोग को सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, ये सीधी रेखा क्या दर्शा रही है कि ये सही में जो वोल्टेज है वो समानुपाती है किसके, और विद्युत धारा के, है ना। ये बात ये एक्सपेरिमेंट से भी पता चली और ग्राफ बनाने के बाद भी और अच्छे से पता चल गई। इसके बाद क्या होता है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। हम ओम का नियम का जो कथन है ना, वो यहाँ पे एक बार प्रिंटिंग फॉर्मेट में लगवा देंगे। अब हम लोग को जो नियम से जो हम लोग को संबंध मिला कि अगर विभवांतर को हम लोग बढ़ाएंगे तो उतने ही रेट से, उतना ही दर से क्या बढ़ेगा, हमारा विद्युत धारा भी बढ़ेगा, है ना। ऐसा करके मिला था हम लोग को, V अनुपात होगा I के। अब हम लोग इसी से एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसे ही आगे चल के ओम का नियम बोलते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं समानुपाती को जब हटाया जाता है तो वहाँ पे एक नियतांक आता है, नियतांक। अगर नहीं जानता है तो कुछ इस प्रकार से समझो कि 2 तराजू है, मान के चलो, है ना। 2 तराजू हम लोग को पता है कि एक पाला अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा वाला नीचे जाता है। सब्जी तौलते हुए तो देखा होगा, तो एक वाला ऊपर जाता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलो, एक साइड ऊपर जाता तो दूसरा नीचे जाता। लेकिन अगर दोनों ज़मीन पर रखा हो तो क्या ये पॉसिबल है कि नीचे जाए कुछ और ऊपर जाए कुछ, है ना। नहीं ना, पॉसिबल है, क्योंकि ढीला रहता है उस टाइम पे रस्सी। तो हम लोग को रस्सी को टाइट करने के लिए कुछ ऊंचाई देना पड़ेगा। जब कुछ निश्चित ऊंचाई हम लोग दे देंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तराजू जो होता है एक साइड ऊपर जाएगा और दूसरी साइड नीचे जाएगा, है ना। यानी कि कुछ ना कुछ हाइट हम लोग को प्रदान करना पड़ेगा, यानी कि सभी के लिए यह मतलब होता है जो समानुपाती फॉलो करता है ना, सभी के लिए नियतांक को तुम इस तरह से समझ सकते हो। देखो, हम इसको इस तरह से रियलाइज़ किए, तुम्हारा अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है ना। लेकिन ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर हम लोग समानुपाती को जब भी हटाते हैं फॉर्मूला से तो वहाँ पे बराबर और नियतांक आता है ना। यहाँ पे भी नियतांक आएगा, V बराबर I जो है वो अभी है, और इसके साथ बराबर हटाएं, असमानुपाती का साइन हटाएं तो एक नियतांक आता है जिसको हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। R क्या है, यही है प्रतिरोध। हम लोग देखो यहाँ पे तुम इस चीज़ को यहाँ पे ले आकर, यानी कि V/I करो तो क्या बन रहा है, R बन रहा है ना। हम लोग अगर डेटा को फिर से गौर करें जो हमने पहले किया था, तो क्या क्या था, वोल्ट था मेरा 6 बाई करंट उसमें दौड़ रहा था 2, इसको काटेंगे कितना आया, 3 आया, जो कि R के बराबर है, ठीक है। फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा केस वाला, उस टाइम पे 12 वोल्ट का बैटरी लगाएं और उसमें करंट दौड़ रहा था 4 का, दोनों को काटेंगे फिर से 3 आया, जो कि R के बराबर है। यानी कि R हर केस में, हम तो 2 केस अभी करें,
सारा करके दिखाते हैं। 12 के लिए हम लोग किए 18 जब हम लोग वोल्ट लिए थे तो कितना आ रहा था करंट उसमें, 6 वोल्ट का 6 एम्पियर का करंट दौड़ रहा था। दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, 3 वापस से आ गया। यानी कि हर स्थिति में तुम लोग देख रहे हैं 3 3 3 आ रहा है ना। यानी कि V/I का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो हमेशा नियत रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो किसके बराबर होता है, तो उस परिपथ में प्रतिरोध कितना लग रहा है इसके होता है बराबर, है ना। उस परिपथ में कितना हम लोग को प्रतिरोध महसूस हो रहा है ना। प्रतिरोध हम पहले जब हम आरेख बता रहे थे, सिंबल का जब बता रहे थे, तो वहाँ उस टाइम पे हम बताए थे प्रतिरोध क्या होता है। हम बताए थे कि किसी तार में कितना रुकावट हम लोग को महसूस हो रही है, वो होता था प्रतिरोध। और प्रतिरोध एक परिपथ में वो कांस्टेंट रहती है जब तक कि उसका टेम्परेचर हम लोग चेंज ना करें, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है ओम का नियम, जब हम लोग तापमान को स्थिर रखें, है ना। हम लोग उसके बाद क्या किए थे, 24 वोल्ट करे थे उस टाइम पे 8 एम्पियर आ रहा था, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। 30 लिए थे 30 वोल्ट का, तो यहाँ 10 एम्पियर आ रहा था, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। यानी कि हर केस में तुम्हारा जो प्रतिरोध है वो स्थिर है ना। या दूसरे शब्दों में बोलें तो V/I का जो अनुपात होगा वो हमेशा नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा। और इसी से एक फॉर्मूला आया, ये V/IR, है ना। ये नियतांक है, नियत है ना, कांस्टेंट है अंग्रेजी में, यानी कि ये बदल नहीं सकता, ठीक है। इसको तुम लोग याद रख सकता है वीर से। अब वीर क्या है, वीर कोई आदमी नहीं है, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है, VIR, वीर, ठीक है। वीर से इसको याद रख सकता है, ये बहुत ही बढ़िया तुम लोग को याद रहेगा। नहीं तो तुम ये भी तो कर सकता है, I = V/R, तो उल्टा पुल्टा कर सकता है। इसीलिए याद रखने का तरीका वीर हम बता दिए। हम लोग एक परिपथ लेते हैं, है ना, जिसमें एक विद्युत बल्ब हो, एक स्विच हो, एक एमीटर हो, बैटरी हो, वोल्ट मीटर हो, तार हो। तो बल्ब को जलाने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा खत्म होगी, साथ में ये कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, है ना। यानी कि तुमको R निकालने हम बोलेंगे, है ना। क्या क्या हम दे रहे हैं, ये बैटरी का वोल्ट हम दे रहे हैं 16 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो एमीटर में जो आंकड़ा प्रदर्शित हो रहा है वो हो रहा है तुम्हारा 4 एम्पियर, ठीक है। अब तुमको इस सवाल में यह बताना है कि इस पूरे परिपथ का या बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर कितना होगा, ठीक है। तो वो जो ओम का नियम है, जहाँ से हम लोग ओम का नियम में एक फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, क्या था वो, V/IR था, ठीक है, यही था ना। V/IR से हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग को निकालना है R, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। R बराबर हो जाएगा V/I, है ना। क्या होगा यहाँ पे, V जो है वो है 16 और I है 4, यानी कि R जो है प्रतिरोध जो पूरा परिपथ का, वो कितना महसूस होगा उसका, 4 ओम। और हाँ एक बात, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है ना, ये ओम। हम बताए कि ओम से इंस्पायर्ड है ये, तो 4 ओम आया इसका। सवाल इस तरह से भी बन सकता है, V/IR था ना फॉर्मूला, इससे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। I और R दे देगा, वोल्टेज पूछ लेगा, फिर R और V दे देगा, I पूछ लेगा। यानी कि किसी 2 को दे देगा और तीसरे का पूछेगा तो तुम लोग बता सकता, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। ओम का नियम को अगर समझने में कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर पूछना, बेशक हम जवाब देंगे।
हम अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लेक्चर है ये ओम के नियम से थोड़ा सा हट करके अब प्रतिरोध पर शिफ्ट हो गया है ना। हमने यहाँ से जाना कि आर जो होता है वो नियत होता है ना, वो बदलता नहीं है। तो आखिर जो प्रतिरोध है आखिर उत्पन्न होता कैसे, ये हम लोग देखते हैं। सभी अवयव का यानी कि जितने भी अप्लायंसेस है, पंखा होगा, बल्ब होगा, एसी होगा, कुछ भी होगा, कूलर होगा, सभी का अब अलग अलग प्रतिरोध होता है। तुम लोग जानता ना कि कोई चीज़ ज़्यादा बिजली खाता है, कोई कम खाता है ना। तो सभी का प्रतिरोध अलग अलग होता है। वो प्रतिरोध कैसे उत्पन्न करता है, और एक बता दें कि खाली तार में भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो होते हैं, एक तार है उसमें इलेक्ट्रॉन और मतलब एटम्स है ना, यानी कि परमाणु है। उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम बताएं कि तैरते रहते हैं। जब इसको जाना होता है, इससे जाना होता है तो बीच वाला न्यूक्लियस जो है वो इसको थोड़ा सा आकर्षित करता है ना, आकर्षित करता है, जिससे कि इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। जो मतलब एक तार ही खुद प्रतिरोध उत्पन्न करने में सक्षम है। अलग अलग पदार्थों का जो प्रतिरोध करने का जो शक्ति होता है वो अलग अलग होता है ना। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन को कम रोकेगा, कोई अधिक रोक सकेगा, है ना। जो कम रोकेगा यानी कि जिसका प्रतिरोध कम होगा वो एक अच्छा चालक माना जाएगा। जैसे सिल्वर को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक अच्छा चालक है, एक बहुत बढ़िया चालक है ना। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत कम अपने में लपेट के रखता है, मतलब रोक के रखता है, वो जाने देता है ना। अगर कोई धातु है जो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा रोक रहा है तो वो प्रतिरोधक कहलाए, प्रतिरोध वो बहुत ज़्यादा कर रहा है ना, यानी कि वो प्रतिरोधक कहलाएगा। एक हम लोग सुने हैं निक्रोम तार, जो हीटर में उपयोग करा जाता है, लाल हो जाता है। वो क्यों होता है पता है? क्योंकि बहुत उसको लड़ाई करके जाना पड़ता है, यानी कि उसका अंदर का जो परमाणु है उसको, उसके इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोध करते हैं, है ना। तो इसीलिए वह लाल हो जाता है। ठीक है, लड़ाई करेगा तो लाल हो जाएगा ना। तो निक्रोम का तार का बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, वो एक अच्छा चालक नहीं है। हम बताएं कि जो अच्छा चालक होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रतिरोध होता है। और हम बता दें प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर। प्रतिरोध, देखो सबसे पहले प्रतिरोधक बताते हैं। प्रतिरोधक एक मतलब कोई भी मशीन को प्रतिरोधक बोलेंगे जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। और प्रतिरोध तो बताएं जो इलेक्ट्रॉन को जाने में अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो वो प्रतिरोध ही उत्पन्न कर रहा है ना। हम लोग को जाने में अगर प्रतिरोध उत्पन्न करेगा तो हमारे लिए प्रतिरोध हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध जो होता है और कौन कौन से कारक, हम तो एक बता दिए कि अलग अलग पदार्थ होंगे तो उनके प्रतिरोध अलग होंगे, लेकिन इसके अलावे भी कौन कौन से कारक हैं जिनके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करती है, ये हम लोग समझते हैं ना। इसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, है ना। देखते हैं क्या है वो एक्सपेरिमेंट। एमीटर लगा दिया गया, बैटरी है, यहाँ पे खुला शीरा है, बीच में कहीं कुंजी। लो तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक तार लगाए, है ना, तो कुछ मेरा रीडिंग आया, मान के चलो 4 एम्पियर आया। ठीक है, अगर हम यही तार को 2 गुना लंबाई यानी कि ऐसे 2 बार करके लगा दें, 2 गुना, है ना, 2 गुना जैसे ही हम तार को कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग जो रीडिंग देखेंगे 2 गुना करने के बाद वो क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, रीडिंग को देख लिए। अगर हम उतनी ही लंबाई कर लें और मोटाई को 2 गुना कर दें, है ना, मोटाई को अगर 2 गुना कर दें तो क्या होगा, मोटाई 2 गुना करने से हम लोग को देखेंगे करंट ज़्यादा प्रवाह करने लग जाएगा, यानी कि 8 एम्पियर हम लोग देख पाएंगे। यहाँ से कुछ कुछ कहानी समझ में आना स्टार्ट करेगी।
हम पहले बताए थे कि करंट को तुम लोग एक पानी की धारा जिस तरह होती है उसी तरह धारा समझो, है ना। जितना मोटा पाइप होगा उतना अधिक पानी बहेगा, उसी तरह जितना मोटा तार होगा उतना अधिक आवेश प्रवाह करेगा, यानी कि उतना अधिक आसानी से वो विद्युत प्रवाहित करने में मदद करेगा, यानी कि उसका प्रतिरोध कम होगा, है ना। और जितना लंबाई होगा, मान के चलो इतना लंबा ठोकर है ना, तो इसको पार करना आसान है, या इससे दोगुना को, तो सबसे मतलब बहुत आसान से बोल सकता है ना, बहुत आसानी से कि ये वाला आसान होगा, इसको कौन पार करना चाहेगा। यानी कि अगर तार को हम लोग लंबा कर दें, है ना, तार को लंबा कर दें तो क्या होगा, हमारा प्रतिरोध दोगुना हो, मतलब उसके अनुसार बढ़ेगा। अगर दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, और मोटाई को दोगुना कर देंगे तो हमारा प्रतिरोध कम हो जाएगा बढ़ने के बजाय। तो हम लोगों ने यहाँ क्या क्या सीखा कि जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध क्या होता है, वो समानुपाती होता है किसके, एल के, है ना, एल के, यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। और हम लोग ने क्या देखा कि आर अगर हम लोग प्रतिरोध मोटा तार में कम होता है, यानी कि जैसे जैसे मोटाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, है ना। हम लोगों ने देखा अभी कि आर जो होता है समानुपाती होता है एल के, और आर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, यानी कि आर बढ़ाएंगे तो एल बढ़ेगा, आर बढ़ाएंगे तो ए, यार क्या बोल रहे, एल बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, और ए बढ़ाएंगे तो आर घटेगा इस टाइम पे। ये दोनों में ये समान है, ये भी समान है, यानी दोनों को अगर हम लोग एक साथ करें तो ये हम लोग लिख सकते हैं आर जो होगा वो समानुपाती होगा एल के, और ए के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये वाला समानुपाती साइन को अगर हम लोग हटाना चाहे, बराबर लाना चाहे, है ना, इसका सॉल्व कैसे करेगा, नहीं ना कर पाएगा भाई। तो इसको हटाना चाहे तो एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, क्या आएगा, नियतांक, जो पढ़ाता है रो। यहाँ पे रो एल बाई ए होगा। हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो एल के समानुपाती होता है, यानी कि एल बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, ए बढ़ाएंगे तो आर घटेगा। और ये जो है रो, इसको रो पढ़ते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, तो पदार्थ पर डिपेंड करता है, पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आया, ये रो है, इतनी बात समझ में आई। रो को प्रतिरोधकता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये है प्रतिरोध, और ये है रो जो है वो क्या है, प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता किसके ऊपर निर्भर होती है, पदार्थ के ऊपर, यानी कि सभी धातु का प्रतिरोधकता अलग अलग होगा, यानी कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है वो अलग अलग होगा ना, रोधकता, ठीक है। एक टेबल दिया हुआ है जो कि हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे सभी पदार्थों का प्रतिरोधकता दिया हुआ है, जहाँ से हम बता सकते हैं कि किसमें कितना गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो कर सके। हम लोग ज़्यादातर धातुओं को देखेंगे तो उसका प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, यानी कि वो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने आसानी से देंगे। हम लोग देखेंगे मिश्र धातुओं का उनसे थोड़ा सा कम होता है ना। मिश्र धातुओं के हम लोग निक्रोम देखे थे, है ना। निक्रोम भी एक मिश्र धातु है जो प्रतिरोध को उत्पन्न करता है ताकि वो गर्म हो और हम लोग उससे खाना बनाएं। मिश्र धातु का अलग अपना कहानी है जो कि हम लोग धातु और अधातु चैप्टर में देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि धातु अगर आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, यानी कि उसका प्रतिरोधकता कम है। मिश्र धातु उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लाता है तो उसका प्रतिरोधकता थोड़ा सा अधिक है। और हम लोग देखेंगे कि अगर कोई अधातु है
प्लास्टिक, लकड़ी, इनसे अगर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है तो क्या कारण है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत 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 ज़्यादा अधिक होती है। यानी कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे भी दें तब भी ये इनसे पार नहीं होगी, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता, ये रोकने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा अधिक होती है ना। यहाँ से हम लोग क्या सीखें कि धातु में प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, अधातु में बहुत कम होती है, अच्छा, अधातु में बहुत अधिक होती है प्रतिरोधकता, और मिश्र धातु में धातु से अधिक होती है, हाँ, धातु से अधिक होती है। इसका पूरा का पूरा टेबल यहाँ लगा देंगे, सवालों को हम आगे के लेक्चर में करेंगे हम, इसके लिए परेशान नहीं होना। और कैसा लगा लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।